डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आरके यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उसका डेफिनेशन हमने प्रॉपर जाना था। और उसके बाद हमने जाना था, मतलब पढ़ना था कि समतल दर्पण क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है ना। तो समतल दर्पण का एक इमेज हम यहाँ पे बनाए हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि किसी भी समतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन या प्रतिबिंब का फॉर्मेशन या बनना कैसे होता है वो हम जानेंगे। पहले हम सब ऐसे समझ लेते हैं चित्र से कि कैसे कोई रे आती है समतल दर्पण पे और रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद वो कैसे जाती है और किस तरह से प्रतिबिंब है ना बनता है। मान लीजिए कि एम और एम डैश एक समतल दर्पण है ना। इस पर एक रखा हुआ वस्तु ओसी है। रखा हुआ वस्तु क्या है? ओसी है। और समतल दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण एम डैश है। एम डैश है। इस पे रखी हुई वस्तु एक बिंदु पे क्या है? ओसी है ना। अब जो ओसी वस्तु है, इस ओसी वस्तु से एक आती हुई प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के बिंदु ए पर मिलती है। ए पर पड़ती है, यहां से आई और यहाँ पे पड़ी है ना। यहाँ पे पड़ी और रिफ्लेक्शन के बाद यानी रिफ्लेक्ट के बाद यानी परावर्तन के बाद ये सीडी यानी यहां से ऐसे चली गई, सीडी हो गई है ना। तो यानी हम बोलेंगे कि आपतित किरण जो है वस्तु से आपतित किरण कौन सा है? सीए। और रिफ्लेक्ट यानी समतल दर्पण पे कहां पे मिली है किरण? ए बिंदु पे मिली है। यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, इसका परावर्तन हुआ तो क्या बना? परावर्तन किरण यानी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या हुआ? सीडी एडी। उसी तरह हमने एक किरण और निकाला, किससे? किस वस्तु से? वस्तु ओ और सी से। एक किरण कौन सा निकला? बीसी। कौन सा? सीबी किरण निकला और ये जा करके दर्पण एम और एम डैश जो दर्पण है वो किस बिंदु पे जाके मिला? बी बिंदु पे जाकर के पड़ा। और जब पड़ा वहां से तो वहां रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो कौन सा किरण बन गया? बीई। रिफ्लेक्ट के बाद कौन सा किरण बन गया? बीई। जब यहां से बना उसके बाद जो दर्पण का बिंदु ए और बी पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक अभिलंब खींचा है ना। अभिलंब हमने डाला कौन सा? यहाँ पे इसको F मान लेते हैं और इसको G मान लेते हैं। तो ये जो कोण है यानी C कोण CAD कोण CBE कोण CAD कोण CBE पर के बीच में हमने एक अभिलंब डाला। कौन सा? एक अभिलंब हमने डाला AF और एक अभिलंब हमने डाला BG। ये इसलिए कि जब भी समतल दर्पण में कोई भी रे या कोई भी प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है तो उसके बीच में एक हमें दिखता नहीं है लेकिन एक अभिलंब पड़ा हुआ होता है, एक डाला जाता है। क्योंकि एक हमने प्रकाश का परावर्तन का नियम हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल दोनों क्या होता है? बराबर होता है। आपतित कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो उसी चीज को यहाँ पे समझने मतलब देखते हुए कि ये आपतित किरण से और अभिलंब के बीच का जो कोण बना यानी आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बना परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो एंगल CAF
इक्वल टू एंगल एफ ए डी, है ना। अब इसी तरह इसमें हमने किया, है ना, एंगल सी बी जी इक्वल टू एंगल जी बी एफ, ये कौन बराबर ये कौन, क्योंकि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम है ये। अब हम पढ़ रहे, हम सब मेन पॉइंट पे आते हैं कि समतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये सब तो हम सब जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रकाश का किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है, और वस्तु के पीछे बनता है। लेकिन कैसे बनता है वो हम जानेंगे जब मान लो यहाँ पे इस वस्तु से एक किरण आई जो दर्पण के बिंदु ए पर पड़ी, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली गई एडी की ओर से के रास्ते चली गई। अब इसको जब ये जो परावर्तित किरण है, यानी ये जो परावर्तित किरण है, इसको हम काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि हम यहाँ पे इसको पाते हैं, ऐसे पाते हैं पीछे जाते हुए। उसी तरह एक और किरण निकला वस्तु ओ और सी से, जो दर्पण दर्पण समतल दर्पण के बिंदु बी पर आके पड़ी, और रिफ्लेक्शन के बाद इधर को चली गई। ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, यानी परावर्तित किरण जो है, वो उसको हम यानी काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाएंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे कटान, यानी इस परावर्तित किरण और इस परावर्तित किरण का एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों रे क्या होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, है ना, काटेगी यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काट रही है ना, यहाँ पे काट रही है। जब ये ओसी वस्तु है, ओ और सी वस्तु है, यहाँ पे एक प्रतिबिंब, तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे जो है, जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटती है, वहीं पे क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे इमेज बन गया। अब यहां से हमने यहाँ पे डाला तो ये क्या हुआ, दर्पण के पीछे हुआ। ये दर्पण का ये रस्तित भाग है ना, ये रस्तित भाग है। दर्पण तो ऊपर की तरफ है ना, ये पीछा दर्पण के पिछला भाग है। तो पिछला भाग में ये क्या हुआ, प्रतिबिंब यहाँ पे बना, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण पे लंब कैसे होता है ना, वो देखते हैं। जब यहाँ पे प्रतिबिंब बना तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब जो है ये क्या है, आभासी है और वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है, आकार में क्या हो जाएगा, बराबर। अब जब C और C डैश को मिलाएंगे, C डैश को मिलाने पर दर्पण की किस बिंदु पर मिलती है, दर्पण के यहाँ पे कट रहा है थोड़ा सा, दर्पण के O बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ पे आप देखिए गौर से, यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, जब हम C और C डैश को मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो एक क्या सब देखिए रेखा आपको नहीं पता चल रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक जब हम मिलाएंगे तो ये क्या होगा, दर्पण पे क्या होगा, लंब होगा। तो ये तो फिगर से था। अब इसके आगे हम एक पॉइंट बनाएंगे, ये फिगर यहाँ पे बना देंगे, किस तरह से क्या हुआ, एक पॉइंट के जरिए हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख देंगे, और समतल दर्पण का क्या यूज होता है ना, और कैसा प्रतिबिंब तो बताए, आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। और आगे पॉइंट बाय पॉइंट हम करेंगे। आइए देखते हैं जो हमने पहले चित्र में देखा था, चित्र से ही कैसे इमेज का फॉर्मेशन, यानी कैसे इमेज बनता है समतल दर्पण में। आप पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं लिख करके कैसे बनता है।
सबसे पहले क्या होता है कि एक समतल दर्पण हम एम डैश लेते हैं और उस पर वस्तु ओसी रखा जाता है ना। दर्पण समतल दर्पण एम डैश लिया और उस पर वस्तु ओसी रखा गया। दूसरा पॉइंट क्या है, वस्तु ओसी, जो ये वस्तु ओसी रखा गया, वस्तु ओसी से निकलती किरण सीए है ना, दर्पण के बिंदु ए पर पड़ती है और परावर्तन के बाद एडी हो जाती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट देखिए, वस्तु क्या है, ओसी है ना। वस्तु ओसी से एक और किरण कौन सा है, एक और किरण सीबी, एक और किरण सीबी दर्पण के बिंदु बी पर पड़ती है, दर्पण के बिंदु बी पर यहाँ पे पड़ती है और परिवर्तन के बाद बी ई हो जाती है। अब इसके आगे चौथा पॉइंट क्या है वो देखिए, है ना। तीसरा पॉइंट क्या था कि वस्तु ओसी से एक और किरण जो निकलती है और दर्पण के बिंदु बी पर पड़ती हुई और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, बीसी हो जाती है। अब चौथा पॉइंट क्या होगा, परावर्तित रिफ्लेक्शन के बाद एडी हो जाती है जब परावर्तित किरण एडी और बी को काल्पनिक काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे बढ़ाया जाता है तो हम पाते हैं कि दोनों काल्पनिक रेखा एक बिंदु सी डैश पर काटती है। जब हमने एडी परावर्तित किरण, यहां से किरण आ रही है और यहां से आ रही है, यहां को जा रही है, इधर को जा रही है ना। तो यहां से सीए वस्तु ओसी से किरण आई, रिफ्लेक्शन के बाद एडी है ना, और यहां से किरण बीसी सीए आई और रिफ्लेक्शन के बाद बीसी हो गया। तो जब एडी परावर्तित किरण को हमने पीछे बढ़ाया और बीई परावर्तित किरण को हमने पीछे बढ़ाया, तो जब हमने पीछे बढ़ाया तो एक जाना कि एक ऐसा बिंदु आता है जहां पे ये दोनों की परावर्तित किरणें क्या होती है, काटती है। तो जहां पे काटती है ना, बिंदु सी डैश पर काटती है, तो उस कटान बिंदु को प्रतिबिंब तो उस कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है ना। तो यहां से हमने डेफिनेशन भी जान लिया कि कैसे प्रतिबिंब बना, किस कटान बिंदु को बोला जाता है कि प्रतिबिंब बना है, और समतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, किस तरह से हुआ वो हमने जाना। और
इससे ये निकलता है 5 पॉइंट क्या हो गया, पांचवा पॉइंट जो है ये तो हो गया, पांचवा पॉइंट है कि जब कटान बिंदु C डैश को C से मिलाया जाता है तो समतल दर्पण के बिंदु O पर मिलती है और बिंदु O जो समतल दर्पण पर स्थित है जहां वस्तु OC है ना, वस्तु OC और प्रतिबिंब O डैश C लंब है ना। अब ये क्या था, जब कटान बिंदु C डैश को C से मिलाया जाता है, C डैश को C से मिलाया जाता है तो समतल दर्पण के बिंदु O पर मिलती है। C और C डैश को मिलाएंगे तो कहां पे मिलती है, दर्पण के बिंदु O पर मिलती है, और बिंदु O जो समतल दर्पण पर स्थित है, जहां वस्तु OC और प्रतिबिंब O डैश C क्या है, एक दूसरे पर दर्पण पर लंब है। क्या है, लंब है। जब C और C डैश को मिलाएंगे तो दर्पण का बिंदु O जो जहां पर है वहां पर क्या होगा, एक दूसरे पर क्या होगा, लंब होगा। यानी O डैश C लंब किस पे होगा, दर्पण पे, समतल दर्पण पे, और OC क्या किस पे लंब होगा, दर्पण पे। क्योंकि जब O और C डैश को मिलाएंगे तो ऐसे जाएगी रेखा सामने को, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, लंब हो रहा है किस पे, दर्पण पे। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वस्तु समतल दर्पण पे रखी जाती है, यानी जिस वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है, तब बना हुआ प्रतिबिंब समतल दर्पण पे क्या होता है, लंब होता है। और वस्तु तो चूंकि समतल दर्पण पे लंब होता ही है, अगर रख करके हम इमेज का फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो यदि समतल दर्पण सामने है और हम सामने खड़े हैं तो उस स्थिति में समतल दर्पण पे लंब वस्तु नहीं होगी, प्रतिबिंब बेशक हो सकती है लेकिन वस्तु नहीं। तो आगे हम समतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे कि क्या क्या उपयोग है। पहला इसका जान लेते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, किस आकार का होता है ना। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आभासी होता है। आभासी यानी काल्पनिक। दूसरा, वस्तु के समान होता है, यानी बराबर होता है।
तीसरा जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब, तीसरा ये देखते हैं, तीसरा जो है पॉइंट जो जानने लायक है, तीसरा जो पॉइंट है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण पर लंब होता है। इतना आज तक इतना ही तक रखते हैं। और आगे हम सब पढ़ेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ओरली हम सब जान लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एक ऐनक के रूप में होता है ना, और कहीं पे किसी इमेज का काल्पनिक रूप से फॉर्मेशन करना है, यानी 4, 8 या अधिक, एक या एक से अधिक वस्तुओं का, मतलब एक ही वस्तु का अधिक इमेज फॉर्मेशन करना है समतल दर्पण के द्वारा, तो वहां पे हम एक एंगल पुटिंग करके हम अनेक प्रकार का, यानी अनेक इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं एक ही वस्तु का, तो वहां पे वो समतल दर्पण का उपयोग आ जाएगा। आज तक इतना ही रहने देते हैं, आगे पढ़ेंगे समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है।